नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी है, शहर के एक प्रमुख व्यवसायी राजेश गुप्ता अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी पत्नी सोनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका पता नहीं चलता। कई सालों बाद जासूस अजय इस पुराने मामले को सुलझाने का संकल्प लेता है। उसकी जांच एक गहरे और जटिल नेटवर्क की ओर ले जाती है जिसमें उच्च अधिकारी और आपराधिक तत्व शामिल हैं। अजय और सोनिया की मेहनत और संघर्ष से धूल में छिपा सच आखिरकार उजागर हो जाता है और एक नई सुबह की शुरुआत होती है। तो आइए सुनते हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, धूल में दफन राज। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें ये कहानी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजय शर्मा 45 वर्षीय पुलिस अधिकारी एक छोटे से शहर में तैनात थे। उनके जीवन में सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। उनकी पत्नी नेहा 42 वर्षीय गृहिणी हैं जो परिवार की देखभाल करती हैं और एक प्यारे घर का माहौल बनाए रखती हैं। अजय और नेहा का एक बेटा राहुल 22 साल का है जो हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और अब अपने करियर की दिशा तय करने की सोच रहा है। एक दिन अजय को पुलिस थाने में एक पुरानी फाइल मिलती है जो लंबे समय से अलमारियों में धूल खा रही थी। फाइल पर लिखा था, राजेश गुप्ता लापता मामला 2004। जब अजय ने फाइल खोली तो उन्हें पता चला कि ये मामला 20 साल पुराना है और इसमें एक रहस्यमय सच्चाई छिपी हुई है। राजेश गुप्ता सोनिया गुप्ता के पति थे और कभी शहर के एक बड़े व्यवसायी थे। 20 साल पहले राजेश अचानक गायब हो गए और उनका मामला पुलिस के लिए एक पहेली बन गया। सोनिया ने अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। राजेश के लापता होने के बाद सोनिया ने अकेले ही अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। फाइल की जांच करते समय अजय को पता चला कि राजेश के लापता होने के मामले में कई गहरे और अजीब सुराग थे। फाइल में दर्ज रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान और विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियां अजय को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये मामला सामान्य लापता मामले से कहीं अधिक जटिल है। गवाहों ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। रिपोर्ट्स में कुछ तथ्य ऐसे थे जो राजेश के जीवन के बारे में नई जानकारियां दे रहे थे। अजय को लगता है कि इस मामले में कुछ गंभीर और छिपी हुई सच्चाई है जो अब तक सामने नहीं आई है। उसे लगता है कि राजेश का गायब होना केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इस विचार के साथ अजय ने ठान लिया कि वो इस मामले की गहराई से जांच करेगा और सच्चाई को सामने लाएगा। इस प्रकार अजय की यात्रा 20 साल पुरानी रहस्यमय घटना को सुलझाने के लिए शुरू होती है। इस यात्रा में अजय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये यात्रा न केवल उसके पेशेवर जीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि उसके व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन पर भी गहरा असर डालेगी। अजय को कई बार खुद पर और अपनी क्षमताओं पर संदेह होगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। उसे अपने परिवार और दोस्तों से भी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। इस यात्रा के दौरान अजय को कई रहस्यों का पता चलेगा और उसे कई नए लोगों से भी मिलना पड़ेगा। ये यात्रा अजय के धैर्य, साहस और समझदारी की परीक्षा लेगी। अंततः अजय इस रहस्यमय घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और सच्चाई को सामने लाने का संकल्प करेगा। अजय ने सोनिया से मिलने का फैसला किया और उसके दफ्तर में गया। सोनिया ने अजय का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सामने बैठाकर पूरी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि राजेश गुप्ता का लापता होना अचानक और बहुत रहस्यमय था। राजेश आखिरी बार कहाँ गए थे, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। सोनिया ने कहा कि उसने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ खास मदद नहीं कर पाई थी। सोनिया को यकीन था कि राजेश की मौत के पीछे
किसी बड़े माफिया का हाथ है। उसने अजय को बताया कि राजेश के व्यवसाय में कुछ लोग उनसे जलते थे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। सोनिया ने यह भी बताया कि राजेश के लापता होने के बाद उसे खुद बहुत सारी धमकियां मिली थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और सच का पता लगाने की कोशिश जारी रखी। सोनिया की बातों से अजय को समझ में आ गया कि यह मामला कितना गंभीर और खतरनाक है। अजय ने सोनिया से वादा किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा और राजेश के लापता होने की सच्चाई को सामने लाएगा। सोनिया ने बताया कि राजेश के लापता होने से कुछ महीने पहले उसने एक बार अपने पति के साथ एक बैठक में माफिया के बारे में सुना था। वो बैठक एक उच्च स्तर के कारोबारी सम्मेलन में हुई थी। उस सम्मेलन में शहर के कई बड़े बड़े व्यवसायी और अधिकारी शामिल थे। राजेश ने उस सम्मेलन में कुछ अनलक्षित और संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सोनिया ने बताया कि राजेश ने उन संदिग्ध गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लिया था और उन्हें रोकने के बारे में सोचा था। राजेश ने सोनिया से कहा था कि वो इन गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने का इरादा रखता है। सोनिया का मानना था कि राजेश का ये इरादा माफिया को पता चल गया था और इसलिए उन्होंने राजेश को निशाना बना लिया। सोनिया ने यह भी बताया कि राजेश उस समय बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसे कई बार अज्ञात लोगों से धमकी भरे फोन कॉल्स भी आए थे। सोनिया को यकीन था कि राजेश ने जो भी जानकारी जुटाई थी वो माफिया के लिए बहुत खतरनाक थी और इसलिए उन्होंने उसे गायब करवा दिया। सोनिया की बातें सुनकर अजय को लगा कि ये मामला वाकई बहुत गंभीर और खतरनाक है। अजय ने ठान लिया कि वो इस मामले की गहराई से जांच करेगा और राजेश के लापता होने की सच्चाई को सामने लाएगा। अजय ने सोनिया की बातें ध्यान से सुनी और उसने आश्वस्त किया कि वो इस मामले की फिर से पूरी जांच करेगा। सोनिया ने अजय को राजेश के लापता होने के बाद मिले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयानों की प्रतियां दी। अजय ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि उनमें कई गहरे और संदिग्ध सुराग थे। दस्तावेज में राजेश के व्यक्तिगत नोट्स शामिल थे जिनमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें लिखी थीं। इसके अलावा कुछ अज्ञात फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी थी जो ये दिखा रही थी कि राजेश को धमकियां मिल रही थीं। इन रिकॉर्डिंग्स में अज्ञात लोगों की आवाजें थीं जो राजेश को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही थीं। इन सुरागों ने अजय को यह समझने में मदद की कि मामला बहुत पेचीदा और गंभीर था। अजय ने ठान लिया कि वो इन सुरागों की गहराई से जांच करेगा और इस मामले की पूरी सच्चाई को सामने लाएगा। अजय ने सोनिया की मदद से उन गवाहों से संपर्क करना शुरू किया जिन्होंने राजेश के लापता होने के आसपास कुछ देखा था। अजय ने एक एक करके उन गवाहों से बात की और उनके बयानों को ध्यान से सुना। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने राजेश के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। ये संदिग्ध व्यक्ति राजेश के आसपास उस समय नजर आया जब राजेश अचानक गायब हुआ था। गवाहों ने उस व्यक्ति की शक्ल और कपड़ों का भी विवरण दिया, लेकिन उस समय उनके बयानों को जांच में महत्वपूर्ण नहीं माना गया। अजय ने देखा कि गवाहों की जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो पहले नजरअंदाज की गई थीं। वो मानता था कि इस संदिग्ध व्यक्ति का राजेश के लापता होने से कुछ संबंध हो सकता है। अजय ने निर्णय लिया कि वो इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाएगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या ये व्यक्ति राजेश के गायब होने की गुत्थी से जुड़ा हुआ है। जांच के दौरान अजय को यह भी पता चला कि राजेश गुप्ता के लापता होने के मामले को कुछ प्रभावशाली स्थानीय लोग भी जानते थे और उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की थी। अजय ने देखा कि ये लोग बहुत उच्च पदों पर थे और उनके पास मामला दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति और संसाधन थे। इससे अजय को यह महसूस हुआ कि मामला केवल एक साधारण लापता व्यक्ति का नहीं था, बल्कि इसमें एक उच्च स्तर की साजिश का संकेत था। अजय को समझ में आ गया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे और गहराई से जांच करनी होगी।
उसने सोचा कि अगर ये प्रभावशाली लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर कुछ बड़ा और गंभीर छुपा हुआ है। अजय ने ठान लिया कि वो इस साजिश को उजागर करेगा और राजेश के लापता होने की पूरी सच्चाई को सामने लाएगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अजय और सोनिया ने मिलकर एक ठोस योजना बनाई ताकि राजेश के लापता होने की गहराई से जांच की जा सके और माफिया की गतिविधियों को उजागर किया जा सके। उन्होंने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित योजना की जरूरत है। अजय ने अपने पुराने संपर्कों और साधनों का भी इस्तेमाल किया जिनसे उसे पहले भी मदद मिल चुकी थी। साथ ही सोनिया ने अपने व्यावसायिक नेटवर्क को भी इस जांच में शामिल किया। सोनिया के पास कई प्रभावशाली और जानकारी रखने वाले लोग थे जिनकी मदद से अजय को जरूरी जानकारी और सुराग मिल सकते थे। दोनों ने मिलकर एक विस्तृत जांच प्रक्रिया तैयार की जिसमें सभी संभावित सुरागों की जांच की जाएगी और माफिया के नेटवर्क की गहराई से पड़ताल की जाएगी। इस योजना में राजेश के पुराने संपर्कों से बात करने, दस्तावेजों की पुनरावृत्ति करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का भी निर्णय लिया गया। अजय और सोनिया ने ठान लिया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि राजेश के लापता होने की पूरी सच्चाई सामने आ सके और माफिया की साजिश को उजागर किया जा सके। जांच के इस चरण ने अजय और सोनिया को एक खतरनाक और रहस्यमय रास्ते पर डाल दिया, जहां उन्हें अपनी पूरी ताकत और हिम्मत दिखानी पड़ी। जैसे जैसे वे मामले की गहराई में जाते गए, उन्होंने महसूस किया कि ये मामला बहुत ही जटिल और खतरनाक है। उन्हें कई बार खुद को जोखिम में डालना पड़ा और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई बार खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाया और नए सुराग जुटाने के लिए लगातार मेहनत की। अंत में अजय और सोनिया ये समझ चुके थे कि राजेश गुप्ता का लापता होना केवल एक साधारण लापता मामला नहीं था। इसके पीछे एक गहरी और खतरनाक साजिश छिपी हुई थी, जिसे उजागर करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस भाग के अंत तक उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि मामला बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण है और वे अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अजय और सोनिया की जांच ने तेजी पकड़ी और वो नए सुराग ढूंढने में जुट गए। उन्होंने कई नए सुराग ढूंढे, लेकिन हर सुराग अपने आप में नई पेचीदगी और मुश्किलें पेश करता था। अजय ने राजेश गुप्ता के लापता होने से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयानों को बहुत ध्यान से पढ़ा। इन दस्तावेज और बयानों में कई जटिल बातें थीं जो समझने में मुश्किल हो रही थी। सुराग बहुत ही उलझे हुए थे और किसी भी सुराग से सीधे और स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहे थे। अजय और सोनिया ने देखा कि हर नया सुराग मामले की जटिलता को और बढ़ा रहा था। उन्हें यह समझ में आ गया कि इस मामले को सुलझाने के लिए बहुत सावधानी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोई भी जानकारी सीधी और साफ नहीं थी। जब अजय और सोनिया ने राजेश के आखिरी दिनों के कामकाज की गहराई से समीक्षा की, तो उन्होंने एक नाम बार बार सामने आता हुआ देखा। नाम था शिवाजी रावत। शिवाजी एक प्रभावशाली और रहस्यमय व्यक्ति था जो शहर के अंधेरे पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसकी गतिविधियां अक्सर अपराध और दलदल से जुड़ी होती थी। अजय और सोनिया ने देखा कि शिवाजी का नाम कई बार राजेश गुप्ता के कामकाज में आया था और उसका नाम विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इस वजह से अजय और सोनिया को ये एहसास हुआ कि शिवाजी रावत राजेश गुप्ता के लापता होने के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। उन्हें लगा कि शिवाजी की भूमिका इस रहस्यमय मामले को सुलझाने में एक प्रमुख सुराग हो सकती है और अब उन्हें शिवाजी की गतिविधियों और उसके नेटवर्क की गहराई से जांच करनी होगी। शिवाजी रावत के बारे में जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल था। वो बहुत चालाक और सतर्क था और हमेशा छिपा रहता था। अजय और सोनिया ने शिवाजी का पता लगाने के लिए अपने नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने शहर के अंधेरे इलाकों, काले बाजारों और गुप्त जगहों पर कई बार छानबीन की। वे शिवाजी की खोज में हर संभव जगह पर गए,
लेकिन शिवाजी हमेशा एक कदम आगे रहता और उनकी पहुंच से दूर होता था। उन्हें समझ में आ गया कि शिवाजी को पकड़ना आसान नहीं है। अजय ने स्थानीय जासूसों और पुलिस के अपने संपर्कों से भी मदद मांगी, लेकिन शिवाजी के बारे में ठोस जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल था। हर बार जब वे किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिलते तो वो उन्हें एक नई दिशा की ओर इशारा करता। हालांकि इस नई दिशा पर जाकर भी वे शिवाजी का ठिकाना और उसकी गतिविधियों का पता नहीं लगा पाते थे। शिवाजी हमेशा एक कदम आगे रहता और उसकी जानकारी गुप्त रहती थी। अजय और सोनिया ने देखा कि कोई भी सुराग साफ और सीधे नहीं मिल रहा था। इस स्थिति में उन्हें कई बार नई नई जगहों पर जाकर और कई बार अलग अलग लोगों से मिलकर जानकारी जुटानी पड़ी। शिवाजी को पकड़ने के लिए उन्हें और भी मेहनत करनी पड़ रही थी और हर बार की कोशिशों के बाद भी वे उसे पकड़ने में नाकाम हो रहे थे। एक दिन अजय और सोनिया को एक चौंकाने वाला सुराग मिला। एक गवाह ने बताया कि उसने आखिरी बार शिवाजी रावत के बारे में एक प्रमुख क्लब में सुना था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ये क्लब एक ऐसी जगह था जहां बहुत से लोग आते थे, लेकिन उसका माहौल कुछ अलग ही था। अजय और सोनिया ने इस क्लब पर ध्यान केंद्रित किया और वहां की गहरी जांच की। जब वे क्लब के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। क्लब में कई गुप्त बैठकें हो रही थीं। इनमें शिवाजी रावत का नाम अक्सर आ रहा था। अजय और सोनिया ने सुना कि शिवाजी इस क्लब में अक्सर आता था और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त काम करता था। इस जानकारी के साथ अजय और सोनिया ने सोचा कि शायद शिवाजी के ठिकाने और उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्लब की छानबीन से उन्हें कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। अजय और सोनिया ने क्लब का वातावरण बहुत सुरक्षित और संरक्षित पाया। क्लब के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और अंदर भी सब कुछ बहुत संगठित था। अजय और सोनिया ने क्लब के कर्मचारियों और नियमित ग्राहकों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश लोग शिवाजी के बारे में बात करने में हिचकिचा रहे थे और खुलकर बात नहीं बता रहे थे। कुछ लोगों ने हल्के से संकेत दिया कि शिवाजी अक्सर क्लब के एक विशेष कमरे में आता है। ये कमरा क्लब के सबसे सुरक्षित और बंद हिस्से में स्थित था, जहां केवल कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे। इस कमरे के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए अजय और सोनिया ने तय किया कि वे इस कमरे की छानबीन करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां शिवाजी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है या नहीं। अजय और सोनिया ने क्लब के विशेष कमरे तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सावधानी पूर्वक उस कमरे के पास जाने का रास्ता तैयार किया। हालांकि जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें शिवाजी की मौजूदगी के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अजय ने सोचा कि क्लब के मैनेजर से मुलाकात करके स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अजय ने मैनेजर से एक पुराने संपर्क का हवाला देकर बातचीत की। उन्होंने बातचीत को एक साधारण पुलिस पूछताछ की तरह दिखाया, ताकि मैनेजर को संदेह ना हो और वो खुलकर बात कर सके। अजय ने अपने अनुभव और समझदारी से मैनेजर से जानकारी जुटाने की कोशिश की, ताकि उन्हें शिवाजी और उस विशेष कमरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सके। अजय और सोनिया ने क्लब के अंदर और बाहर मिले अलग अलग सुरागों को ध्यान से देखा। उन्हें यह समझ में आया कि अब वे एक बड़ी साजिश की परतें खोलने वाले हैं। शिवाजी रावत और उसके नेटवर्क का पता लगाना सिर्फ एक शुरुआत थी। इन सुरागों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे राजेश गुप्ता के लापता होने की गहरी और रहस्यमयी सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। अजय और सोनिया ने महसूस किया कि ये सुराग उन्हें मामले की जड़ों तक ले जा रहे हैं और अब वे राजेश के लापता होने की पूरी कहानी को सुलझाने के लिए एक कदम और नजदीक हैं। जांच के इस चरण ने अजय और सोनिया को और भी अधिक दृढ़ बना दिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि राजेश गुप्ता के लापता होने की सच्चाई सिर्फ उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अजय और सोनिया ने तय किया कि वो हर हाल में इस रहस्य को उजागर करेंगे और उसे सुलझाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वे किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। अजय और सोनिया की यात्रा उन्हें राजेश गुप्ता के लापता होने के पीछे की सच्चाई के और करीब ले आई। क्लब में मिले सुराग ने उन्हें शिवाजी रावत के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दी। अब उन्हें समझ में आ गया कि शिवाजी रावत का नेटवर्क कितना बड़ा और शक्तिशाली है। इस नई जानकारी से अजय और सोनिया को ये एहसास हुआ कि शिवाजी का नेटवर्क बहुत ही व्यापक और प्रभावशाली था। ये नेटवर्क केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग शामिल थे। क्लब में मिले सुराग ने उन्हें ये भी बताया कि शिवाजी के संपर्क और गतिविधियां शहर के अंधेरे पक्ष में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब अजय और सोनिया को ये समझ में आ गया था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और भी गहरी जांच करनी होगी और शिवाजी रावत के नेटवर्क को उजागर करना होगा। जब अजय और सोनिया ने शिवाजी रावत की गतिविधियों की जांच की तो उन्हें पता चला कि उसके नेटवर्क में कई महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। इस नेटवर्क में उच्च पदस्थ अधिकारी, बड़े व्यापारी और आपराधिक तत्व सभी शामिल थे। ये नेटवर्क सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैला हुआ था। अजय और सोनिया ने देखा कि शिवाजी के संपर्कों की पहुंच इतनी गहरी थी कि उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना बहुत खतरनाक हो सकता था। शिवाजी का नेटवर्क इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था कि इसमें शामिल लोगों की ताकत और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस स्थिति में अजय और सोनिया को समझ में आया कि शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि कोई भी गलती उन्हें और भी बड़ी मुश्किल में डाल सकती थी। अजय ने फैसला किया कि वो इस मामले को अपने उच्च अधिकारियों के सामने पेश करेगा और शिवाजी रावत के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेगा। इसके लिए उसने पूरी तरह से अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में शिवाजी रावत की आपराधिक गतिविधियों और उसके नेटवर्क के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी। अजय ने रिपोर्ट में बताया कि शिवाजी का नेटवर्क कितना बड़ा और जटिल है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उसने सभी सुराग, गवाहों के बयान और क्लब से मिली जानकारी को विस्तार से शामिल किया। अजय ने अपने उच्च अधिकारियों को ये भी समझाया कि शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करना कितना जरूरी है ताकि शहर और राज्य में अपराध को नियंत्रित किया जा सके। रिपोर्ट को पेश करने के बाद अजय ने उम्मीद जताई कि उसकी जानकारी के आधार पर अधिकारी जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे और इस मामले को सुलझाने में मदद करेंगे। जब अजय ने अपनी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी तो उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ अधिकारियों ने अजय की मेहनत और साहस की सराहना की और उसकी जांच को महत्वपूर्ण माना, लेकिन कुछ अन्य अधिकारी चिंतित थे क्योंकि मामले में उच्च पदस्थ व्यक्तियों का भी नाम था। इन अधिकारियों ने अजय को सलाह दी कि वो इस मामले में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि शिवाजी रावत और उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत संवेदनशील हो सकता है। यदि कार्रवाई में कोई गलती हो जाती है तो इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है और इससे अजय और उसके साथियों को खतरा भी हो सकता है। इसलिए अधिकारियों ने अजय को सतर्क रहने और हर कदम सोच समझकर उठाने की सलाह दी। इस बीच सोनिया ने व्यावसायिक नेटवर्क का उपयोग करके मीडिया को इस मामले की जानकारी दी। उसने राजेश गुप्ता के लापता होने के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया ने शिवाजी रावत और उसके नेटवर्क के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें उजागर की। सोनिया का उद्देश्य था कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए और समाज में इस मामले पर दबाव डाला जाए। उसने उम्मीद की कि मीडिया के जरिए लोगों का ध्यान इस मामले की ओर जाएगा और इससे मामले की जांच में मदद मिलेगी। सोनिया ने अपने उठाए कदम से ये भी सुनिश्चित किया कि इस मामले की गंभीरता सभी के सामने आ सके और उचित कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा सके। मीडिया के जरिए इस मामले की व्यापक कवरेज के बाद समाज में हड़कंप मच गया। लोग राजेश गुप्ता के लापता होने के मामले में न्याय की मांग करने लगे और शिवाजी रावत तथा उसके नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। इस सार्वजनिक दबाव के कारण पुलिस विभाग और उच्च अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि अब मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पुलिस ने शिवाजी रावत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई और उसकी गिरफ्तारी और उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कदम उठाने लगी। इस तरह समाज के दबाव और मीडिया की कवरेज ने मामले को एक नई दिशा दी और अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अजय और सोनिया की मेहनत और साहस ने आखिरकार उन्हें सफलता दिलाई। शिवाजी रावत और उसके नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कई उच्च पदस्थ अधिकारी और आपराधिक तत्व गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान राजेश गुप्ता के लापता होने का मामला सुलझ गया और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। सबको पता चला कि राजेश के लापता होने के पीछे शिवाजी रावत और उसके नेटवर्क का बड़ा हाथ था। अजय और सोनिया की मेहनत ने न केवल राजेश के मामले को सुलझाया बल्कि समाज को भी एक बड़ी सच्चाई से अवगत कराया। ये सफलता उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत का परिणाम थी, जिसने समाज में न्याय की उम्मीदों को फिर से जागरूक किया। दोस्तों, हर कहानी के साथ हम एक नई सीख, एक नई सोच और जीवन की एक अनकही सच्चाई लेकर आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ें हमारे सफ़र में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। और देखते रहिए कहानियां ज़िंदगी से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, अधूरी चिता। ये कहानी लेखिका सावित्री बालूनी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी है शमशान की। शमशान एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होता है और एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर शमशान खुद लाशों से मुंह मोड़ ले, अगर चिता जलने से इनकार कर दे? दोस्तों, हम आपको एक ऐसी शमशान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहाँ पिछले 5 सालों से कोई भी चिता पूरी तरह नहीं जल पाई। हर शव अधजला रह गया और हर आत्मा अधूरी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये किसी श्राप का असर है या कोई गहरा रहस्य है? तो आइए इस अनोखे और रहस्यमयी शमशान की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आप माने या ना माने, पर सच्चाई यही है कि तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, सूखी लकड़ियों का ढेर हो या फिर भस्म का अंबार, यहाँ आज तक कोई भी चिता पूरी तरह नहीं जल पाई है। जी हाँ, ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा श्मशान है जहाँ कभी चिता पूरी नहीं जलती। चाहे लकड़ियां कहीं से ले आएं, चाहे चिता जलाने में कितनी एहतियात बरत लें, पर सवाल ही नहीं कि कोई चिता यहाँ एक बार में पूरी तरह से जल जाए। पर आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इस शमशान में चिता हमेशा आधी अधूरी क्यों जलती है? क्या इस शमशान के साथ कोई श्राप जुड़ा है या फिर ये इस शमशान की कोई जिद है कि वो यहां मुर्दों को जलने ही नहीं देगा? वैसे तो ये शमशान बाकी शमशान जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन लोगों की माने तो तालाब किनारे बने इस शमशान में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। इस तालाब के किनारे बसे श्मशान में गहरी खामोशी फैली हुई है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा है। हवा भी उदास महसूस होती है, जैसे कि वो भी किसी गहरे दुख से गुजर रही हो। लेकिन इस श्मशान में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो लोगों को बरसों से परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस जगह पर किसी अनजानी अनहोनी का साया है जिसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। आसपास के कई गांव के लोग जब किसी प्रियजन की मौत होती है तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए इसी शमशान में आते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से एक अजीब सी घटना हो रही है। यहां पर किसी भी शव की चिता पूरी तरह से जल नहीं पाती। बार बार लकड़ियां डालने के बावजूद आग पूरी तरह से नहीं जलती। चाहे जितनी भी लकड़ियां डाल दी जाएं,
आग कितनी भी भड़क उठे, लेकिन शव अध जला ही रह जाता है। ये घटना गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुकी है और इस श्मशान का डर अब उनके दिलों में घर कर गया है। कहते हैं कि जब तक किसी का अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, तब तक उसका आखिरी सफर अधूरा रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन इस शमशान में हर बार अंतिम संस्कार अधूरा रह जाता है। चाहे बरसात की गीली लकड़ियां हों या मई जून की गर्मी में सूख चुकी चटकती हुई लकड़ियां, किसी भी लकड़ी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इंसानी जिस्म को पूरी तरह से राख में तब्दील कर सके। यही वजह है कि लोग अब श्मशान को किसी का श्राप मानने लगे हैं। लोग इस श्मशान के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस गांव को एक देवता का श्राप मिला है। गांव के देवता नाराज हैं और उनके नाराज होने के बाद यहाँ किसी को भी मोक्ष नहीं मिल रहा है। गांव वालों की परेशानी का सबब ये भी है कि वो इन अधजली लाशों का करें तो क्या करें। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस शापित शमशान से किसी को मोक्ष नहीं मिला और यहां मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है, लेकिन कोई नहीं बता पाता कि इस शाप से मुक्ति का रास्ता क्या है। दिल्ली के नजदीक करनाल के ओंगाद गांव का ये श्मशान लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। ये वो श्मशान है जहां आसपास के 10 गांवों के लोग लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। अब हालत ये है कि पिछले 5 साल से इस श्मशान में अधजली लाशों को लोग श्मशान का श्राप मान रहे हैं। यही वजह है कि गांव के लोगों ने अधूरी लाशों से छुटकारा पाने के लिए पंडितों और ओझाओं से राय मशवरा किया है। काफी जद्दोजहद के बाद पंडितों ने गांव वालों को बताया कि गांव के श्मशान को ग्राम देवता का श्राप लग गया है। देवता अपनी बेकदरी से नाराज होकर सुप्त अवस्था में चले गए हैं, यानी उन्होंने गांव की रक्षा करनी बंद कर दी है। ये ग्राम देवता की ही नाराजगी का नतीजा है कि मरने के बाद भी शवों को मोक्ष नहीं मिल रहा है। गांव वालों के मुताबिक 5 साल पहले गांव के क्षेत्रपाल महाराज अपने अनादर से नाराज हो गए और उन्होंने नई पीढ़ी को श्राप दे दिया कि इस शमशान में हर किसी के परिवारजनों की आत्मा अतृप्त रह जाएगी, हर किसी का अंतिम संस्कार अधूरा रह जाएगा, हर किसी की आत्मा भटकती रहेगी। शमशान में हर लाश अधजली रह जाएगी। लोगों के मुताबिक करनाल कैथल रोड के इस शमशान में ग्राम देवता के श्राप के बाद सारी लाशें अधजली रह जाती हैं। ओंगाद के सरपंच ने अपने ताऊ का अंतिम संस्कार करने की ठानी थी और पिता के साथ 20 क्विंटल लकड़ी फूंक दी गई। बाद में 5 क्विंटल लकड़ी दोबारा मंगाई गई। इन कोशिशों के बावजूद लाश अधजली रह गई। अब ये गांव अपने ग्राम देवता के शाप से मुक्ति चाहता है। ओंगाद गांव का ये शमशान जहां हर चिता अधूरी रह जाती है, सिर्फ ये एक रहस्य ही नहीं है, बल्कि गांव वालों के लिए एक डरावनी सच्चाई बन चुका है। क्या ये देवता का श्राप है या किसी अनदेखी शक्ति की चेतावनी? ये सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक लोग इस रहस्य को सुलझा नहीं पाते, तब तक इस शमशान की खामोशी में हर आत्मा की अधूरी पुकार गूंजती रहेगी। क्या इस श्राप से मुक्ति मिलेगी? शायद वक्त ही इसका जवाब दे पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अधूरी चिता। इसी तरह हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। तो देखते रहिए कहानियां जिंदगी से। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी है मैट्रिमोनियल साइट का शातिर ठग, प्यार का दिखावा, शादी का छल और लूट की दास्तान। जी दोस्तों, मैट्रिमोनियल साइट्स पर विधवा महिलाओं को ठगने वाला एक शातिर आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस ठग ने अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं को अपने प्यार के जाल में फंसाया
और उनके पैसे लूटकर दुबई में ऐश की जिंदगी जीता रहा। वो पहले महिलाओं से प्यार का नाटक करता, फिर शादी का वादा करता और अंत में उनके पैसे लेकर गायब हो जाता। उसने कई मासूम महिलाओं को धोखा दिया और उनकी मेहनत की कमाई हड़ पड़ी। तो आइए सुनते हैं शातिर ठग की कहानी, इंटरनेट का प्रेम जाल, लूट और धोखा। ओडिशा से एक नया मामला सामने आया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से न केवल पैसों की बल्कि इज्जत की भी लूट हो रही है। जरा सी भी चूक होने पर आपका सब कुछ, आपकी दौलत, आपका सम्मान एक ही झटके में लुट सकते हैं। ये ठग इतने चालाक होते हैं कि ये आपके बैंक खाते खाली कर सकते हैं और आपकी इज्जत पर भी डाका डाल सकते हैं। इन घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है और समाज में एक नई चुनौती खड़ी करती है। आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स पर फरेबी लोग सक्रिय हैं। वो नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं और उनके विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। ये ठग पहले तो प्यार का नाटक करते हैं और फिर शादी का झांसा देकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी और पैसे ऐंठते हैं। ऐसी घटनाओं से न केवल पीड़ित महिलाओं को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है बल्कि समाज के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स फरेबियों के अड्डे बन गए हैं। यहाँ सत्यजीत मान गोविंद सामल जैसे ठग अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछा कर बैठे रहते हैं। ताजा मामला ओडिशा से सामने आया है। यहाँ 34 साल का सत्यजीत मान गोविंद सामल पुलिस की गिरफ्त में आया है। सत्यजीत एक बेहद चालाक और शातिर ठग है जिसने मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग एप्स पर करीब 50 से ज्यादा महिलाओं को अपने झांसे में फंसाया। वो पहले तो इन साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से संपर्क करता था, फिर प्यार का नाटक करता और शादी का झांसा देकर उनका भरोसा जीतता था। एक बार महिलाओं का भरोसा जीतने के बाद वो उनसे पैसे ऐंठता और उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करता। उसने कई मासूम महिलाओं को धोखा दिया और उनकी मेहनत की कमाई लूट ली। सत्यजीत सामल ज्यादातर तलाकशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। जांच में खुलासा हुआ है कि उसने कई महिलाओं से विवाह समझौता या मैरिज एग्रीमेंट कर रखा था। सामल इन महिलाओं से शादी का वादा करके उनसे पैसे वसूलता था। इन पैसों से वो आलीशान जीवन जीता और विदेशों, खास तौर पर दुबई में छुट्टियां मनाता था। सत्यजीत का यह खेल लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे वो उन्हें धोखा देकर उनके पैसे और इज्जत लूटता था। सत्यजीत मान गोविंद का जो सच सामने आया है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर मान गोविंद ने अपनी प्रोफाइल में खुद को इंटेलिजेंस अधिकारी बताकर महिलाओं को धोखा दिया। उसने अपनी पहचान और हुलिया बदलकर महिलाओं को लुभाया और उनसे शादी का वादा किया। इस तरीके से उसने महिलाओं का भरोसा जीता और फिर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस की जांच में पता चला है कि मान गोविंद कम से कम 49 महिलाओं के संपर्क में था। वो बहुत ही चालाकी से महिलाओं को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। ये मामला शायद कभी भी पुलिस के सामने नहीं आता, लेकिन 2 महिलाओं ने लोक लाज की परवाह किए बिना सामल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने सामल के नाम की एक फाइल खोली और उसे पकड़ने की योजना बनाई। सामल की चालाकी तब पकड़ी गई जब एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी ने अंडरकवर के तौर पर उसका शिकार बनकर उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। इस तरह ओडिशा पुलिस ने उसकी भाषा में बात करके उसे थाने तक लाने में कामयाबी हासिल की। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत करें और सही कदम उठाएं तो ठगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। महिलाओं की हिम्मत और पुलिस की सूझबूझ ने मिलकर इस शातिर ठग को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि ठगी के ऐसे मामलों में हिम्मत और सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साहस और पुलिस की जांच ने सामल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। इंटरनेट की दुनिया में ठगी का ये नया तरीका बेहद खतरनाक है
और इससे बचने के लिए लोगों को सावधान रहना बहुत जरूरी है। पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वे इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें। अगर किसी को संदेह हो तो तुरंत पुलिस की सहायता लें। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से पहले 10 बार सोचना होगा। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरनेट का प्रेम जाल, लूट और धोखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।